गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे आप सब? तो ये तालियां आप मेरे लिए नहीं, आप तालियां ये खुद के लिए बजाइए, क्योंकि आज आप बधाई के पात्र हैं। क्योंकि आपने आज आरएस की जो जर्नी है उसकी पहली सीढ़ी तो चढ़ ली है। मैं मेरा एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे देती हूँ आपको। मेरा नाम वर्षा शर्मा है, मैं जयपुर से हूँ। आरएस 2016 में मेरी 211 रैंक थी और आसान अकाउंट सर्विसेज मिली थी। आरएस 2018 में मेरी 5वीं रैंक थी और प्रॉपर आरएस में मेरा सिलेक्शन हुआ था। और मैंने ग्रेजुएशन में बीटेक किया है। तो आप जब सब ये मानस बना चुके हैं आरएस का, तो आपने सिलेबस तो एक बार देखा होगा, देखा? ठीक है, आपको सिलेबस का प्रिंट आउट निकाल के हमेशा उसकी हार्ड कॉपी अपने पास रखनी है, ताकि आपको उसकी एक एक पॉइंट्स का पता हो कि क्या क्या इसके अंदर अपने सिलेबस के अंदर इंक्लूडेड टॉपिक्स है जिनको ही अपन को कवर करना है। क्योंकि आरएस के लिए जो मटेरियल है वो सबके पास है, पर इसके अंदर अपन को स्मार्ट स्टडी करनी है कि किस तरीके से कौन सी चीजें नहीं पढ़नी जिससे टाइम वेस्टेज नहीं हो। इसका मैं मेरा एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। 16 के अंदर मैंने भी सिलेबस ढंग से नहीं देखा था, क्योंकि अपन क्या करते हैं, एक बार मोटा मोटा सरसरी नजर से देख लेते तो लगता है हाँ ये सारे टॉपिक्स है। अब उसकी गलती कहाँ होती है? जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी में एक टॉपिक आएगा आपका साइकिल्स, जैसे वाटर साइकिल, कार्बन साइकिल। तो उसमें दो तीन ऐसे ही है जो अपने सिलेबस में इंक्लूडेड है। मैंने सारी साइकिल्स पढ़ ली थी। तो मुझे जब बाद में मेरी फ्रेंड से मैंने डिस्कस किया, उससे कहा नहीं ये सब साइकिल्स तो है ही नहीं। तो मेरा कितना टाइम वेस्ट हुआ कि मेरे को वो बाकी साइकिल्स करने में, इससे अच्छा था वो टाइम मैं किसी और में डिवोट करती। एक था जियोलॉजिकल टाइम स्केल ऑफ इंडिया। ये टॉपिक मैं सोचा था एक टॉपिक छोड़ने से क्या फर्क पड़ता है, जब मैंने पूरा सिलेबस कर लिया। 10 नंबर का 2016 में ये क्वेश्चन आ गया, यूं का यूं मैंने छोड़ा और मेरे 10 नंबर चले गए। फिर मैंने सोचा कि चलो अब 16 में आ गया तो अब 18 में तो क्या ही आएगा, क्या रिपीट होगा, फिर 5 नंबर का आ गया। तो आप लोग ये गलती मत कीजिएगा, सिलेबस को अच्छे से बाय हार्ट आप एक एक टॉपिक को देखिएगा क्या क्या है। और जब भी आप पढ़ाई करें, जैसे मैं क्या करती थी, कभी भी घंटों से पढ़ाई नहीं करती थी। जैसे लोग पूछते हैं ना कितने घंटे पढ़ाई करें आरएस की, कभी भी कोई पढ़ाई घंटों से आप, मेरे केस में तो एटलीस्ट मैं क्वांटिफाई नहीं कर सकती थी। मैं क्या करती थी, टॉपिक से, जैसे अपना सिलेबस मेरे पास है, मैंने देखा कि इसके अंदर 8 टॉपिक है। जैसे मान लीजिए हिस्ट्री के अंदर अब 8 है, तो मैं टारगेट बनाती थी कि मेरे को इसको 24 दिन में करना है। तो उस हिसाब से मैं डिवाइड कर लेती थी कि रोज के कितने टॉपिक लूँ ताकि ये सिलेबस मेरा 24 दिन में हो जाए। और वो जो टारगेट होता था उसको कोशिश करती थी कि पूरा करूँ ही करूँ, क्योंकि अगर नहीं होता था तो वो नेक्स्ट डे कैरी फॉरवर्ड हो जाता था। कई बार होता है कि पढ़ने की इच्छा नहीं भी होती, तो अगर वो कैरी फॉरवर्ड हो भी रहा है तो आप इस चीज़ की चिंता मत कीजिए, क्योंकि अभी जर्नी थोड़ी लंबी है आरएस की। अभी प्री होता है, मेंस होता है, इंटरव्यू होता है, तो इतनी फेज के अंदर कई बार हम बहुत ही लो फील करते हैं। कई बार कई बच्चे पूछते हैं कि कई बार मैं डिप्रेस हो जाता हूँ, नेगेटिव सोचने लग जाता हूँ। तो हम इंसान है, ये सब नॉर्मल चीज़ें हैं। अगर हम लोगों को टेंशन हो रही है इस चीज़ की कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ पता नहीं सिलेक्शन होगा या नहीं, तो आप मतलब राइट ट्रैक पे कि आपको टेंशन तो हो रही है। लेकिन अगर वही चीज़ आप यहाँ पे आ रहे हो, पढ़ भी रहे हो, रेगुलर पढ़ भी नहीं रहे हो, तो फिर आपको टेंशन भी किस बात की होगी? तो टेंशन हो रही है, एक लेवल तक आप जैसे साइकोलॉजी में पढ़ोगे, एक लेवल तक का स्ट्रेस अच्छा होता है जिसको यू स्ट्रेस कहते हैं, EUSTRESS। तो उस लेवल तक का स्ट्रेस तो एक सिंसियर कैंडिडेट में होना ही चाहिए, क्योंकि ये चीज मुझे भी दिन रात एक डर का जो डर होता है ना, वो अपन को पढ़ने पे मजबूर करता है। उससे लगता है कि नहीं अपन को पढ़ना है। जब लगता है आज आप यहाँ पे बैठे तो आपको ये भी पता है कितने हजारों लाखों बच्चे तैयारी कर रहे हैं आरएस की। आपका कंपटीशन उन बच्चों से है जो ऑलरेडी आरएस दे चुके हैं और अपनी रैंक इंप्रूवमेंट के लिए देंगे। आपका कंपटीशन उन बच्चों से है जिनका 2-3 बार देने पे भी सिलेक्शन नहीं हुआ है, बट उनका रिवीजन कितनी बार हो चुका होगा। और उन लोगों से भी है जिनका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है और अब वो रिवीजन मोड के अंदर है। तो ये 3 कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं। अब आपको इनके अंदर अपने आप को स्टैंड आउट करना है। बहुत सारे कैंडिडेट्स है, जैसे शिवाक्षी है जिन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाला है, उपेंद्र शर्मा जी अभी आएंगे, रूबी अंसार, यहीं के सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाला है। मेरी अगर वो गलतियां नहीं होती तो मैं ये मान के चलती हूँ कि मेरा पक्का सिलेक्शन होता है, क्योंकि आप ये देखिए 10 नंबर का तो मैंने वहां पे ही खराब कर दिया था क्वेश्चन। 10 नंबर की मेरी टेस्ट में यहाँ पे जो होते थे वो मैं रेगुलर नहीं लिखती थी, तो मेरा आंसर राइटिंग की जो स्पीड थी वो धीरे थी, तो 10 नंबर का मेरा निबंध छूट गया था।
एक मैंने 10 नंबर का पल्लवन की जगह संक्षिप्तीकरण लिख दिया था, संक्षिप्तीकरण की जगह पल्लवन लिख दिया था, क्योंकि उन्होंने 2 पेज दिए, तो मैंने हड़बड़ाहट के अंदर सोचा कि 2 पेज दिए तो ये तो पल्लवन ही होगा, तो मैंने 30 नंबर खराब कर दिए। 30 नंबर ही, ये जो जर्नी होती है ना, ये जो इनका बीच का गैप होता है, ये 30 नंबर बहुत उसमें मायने रखते हैं। अगर ये 30 नहीं करती तो हो सकता है उस टाइम ही मैं टॉपर्स के अंदर होती। पर कोई बात नहीं, अपनी गलतियों से सीखा है, और मैं ये चाहती हूँ कि जो ठोकरें मैंने खाई है वो आप नहीं खाए, ताकि मेरी गलती से आप पहले से ही सीख ले ले, ताकि आप वो गलतियां अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं दोहराए और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्रैक कर ले। तो मैं एग्जाम की बात करती हूँ। सबसे पहले 3 स्टेजेस में पेपर होता है, पता है ये बात सबको? प्री, मेंस, इंटरव्यू। प्री से हमारी शुरुआत होती है, लेकिन जब हम यहाँ पे तैयारी करते हैं तो प्री और मेंस हमारा साथ साथ चलता है। उसका कारण ये है कि जो प्री होता है वो एक क्वालिफाइंग नेचर का पेपर है, देखिए मेंस सबसे ज़्यादा स्कोरिंग होता है, 800 नंबर का होता है, और 800 नंबर सबसे ज़्यादा मायने वही रखता है। इंटरव्यू भी उसके बाद में है, पहले मेंस है। तो हमारी तैयारी साथ साथ चलनी चाहिए, क्योंकि प्री के बाद हमारे को 3 से 4 महीने मिलते हैं अपना मेंस को कवर करने के लिए। तो प्री के जो मेरी स्ट्रेटेजी थी वो मैं आपसे शेयर करती हूँ। मैं जो करती थी ये मेरी स्ट्रेटेजी डिफरेंट हो सकती है, पर मैं यहाँ पे मेरी जो एक्सपीरियंस है वो आपसे शेयर कर रही हूँ। मैं पेपर को 3 फेजेस में बांट लेती थी। फर्स्ट, जो जैसे पेपर आया मेरे पास में, तो पहले तो मैं इंस्ट्रक्शन पढ़ लेती थी क्या क्या कह रहे हैं उसके अंदर। पेन का भी ध्यान रखिएगा, पेन का भी उसमें लिखा हुआ होता है ब्लू से भरिए या ब्लैक से भरिए, तो जाओ जो इसमें स्पेसिफिकली मेंशन है आपको वही करना है। फिर मैं फर्स्ट स्टेज में वो क्वेश्चंस करती थी जो इसमें मैं 100% श्योर होती थी कि हाँ ये तो इसका आंसर 100% है ही। वो करने के बाद मैं बबलिंग कर लेती थी, क्योंकि लास्ट में क्या होता है, कैंडिडेट लास्ट में बबल भरता है, उसमें गलती होती है। मेरे साथ भी हुआ था, ए की जगह बी भर दिया था, तो वो दिमाग इतना खराब होता है एक क्वेश्चन के कारण कि अपनी बाकी चीज़ों पे भी इफेक्ट पड़ने लग जाता है उन चीज़ों का। तो इससे अच्छा है कि आप पहले फेज के अंदर करके जो अच्छे से आते हैं उनके बबल भर लीजिए। फिर सेकंड फेज में आजकल आरएस का आपने पेपर देखा होगा, तो उसमें ऐसा आता है बोथ ए एंड बी, नाइदर ए नॉर बी, है ना, ए बी सी इस तरीके से। तो उसमें मैं क्या करती थी, उन ऑप्शंस में देखती थी कि कौन सा ऑप्शन है जिसको मैं पहले स्ट्राइक डाउन कर सकती हूँ, हटा सकती हूँ। जैसे राष्ट्रपति की पावर्स का कोई क्वेश्चन आया, तो मुझे पता होती थी ये वाली पावर तो है नहीं, तो मैं वो बी ऑप्शन काट देती थी। एग्जाम्पल दे रही हूँ, जैसे बी ऑप्शन है, फिर मैं देखती थी उन चारों ऑप्शन के अंदर बी किस किस में है, जिन जिन में होता था वो वैसे ही कट जाते थे, क्योंकि ये हो ही नहीं सकता बी। फिर जो आंसर बचता था वो हमारा आंसर होता था। इस तरीके से सेकंड अटेम्प्ट के क्वेश्चंस कर लेती थी। थर्ड अटेम्प्ट, जिसमें कहते हैं ना तुक्के मारते और नेगेटिव होती है, वो मैं तीसरे में करती थी, और कोशिश करती थी कि कम से कम मैं नेगेटिव मार्किंग करूं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग से ही जो नंबर आपके बहुत अच्छे आ रहे होते थे वो बहुत कम हो जाते थे, और हमारे को प्री में मिनिमम क्वालिफाइंग नंबर तो चाहिए ही। तो आप कोशिश कीजिए कि आपकी नेगेटिव कम से कम हो। प्री के लिए जो करंट अफेयर्स का टॉपिक था, उसमें जो यहाँ से कंपाइलेशन मिलती है करंट अफेयर्स की, आप अगर मैच करेंगे 2021 वाले में, तो हूबहू सारे क्वेश्चंस होते थे। तो मेरे जो करंट अफेयर पोर्शन था वो इस तरीके से तैयार हो गया था। रही बात मेरी, मैं बीटेक की है मैंने, तो मेरी मैथ्स रीजनिंग स्ट्रांग थी, तो मैंने वो क्वेश्चंस कर लिए थे। इकोनॉमिक सर्वे के जो यहाँ से जिस्ट मिलती है आपको, उसके अंदर से सारे क्वेश्चन कवर हो जाते हैं, क्योंकि जो वो जिस्ट होती है उसमें वही चीज़ें डाली जाती है जो इंपॉर्टेंट होती है। तो मैंने वो चीज़ें कर ली थी। तो इस तरीके से बहुत मेजर पोर्शन था जो जिससे सिलेक्शन हो सकता है वो मैंने कवर कर लिए थे। इसके अलावा मैंने पॉलिटी भी अच्छे से कर ली थी। तो ये आप डिसाइड कीजिए कि आपके कौन से स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, उनको बहुत अच्छे से कीजिए। करना सारा ही है, लेकिन ये होता है कि कुछ को अपन एवरेज तक लाके छोड़ते हैं और कुछ को अपना बेस्ट तैयार करते हैं, ताकि इसमें से कोई क्वेश्चन आएगा तो मैं एक भी गलत नहीं करूंगा या करूंगी। तो ये तो मेरी प्री की स्ट्रेटेजी थी। रही अब मेंस की बात करते हैं। पहले मैं अपनी 16 की गलतियां बताऊंगी और फिर बताऊंगी कि 18 में से कैसे इम्प्रूव किया। एंड इसके अंदर आप यकीन मानिए मेरे के नंबरों में भी बहुत डिफरेंस आया, क्योंकि ये चीज़ें मैंने देख के अपने खुद के आंसर्स में भी देखी। जब मैंने पहली बार टेस्ट दिया था स्प्रिंग बोर्ड में, उसकी जो आंसर क्वालिटी थी और जो लास्ट में दिया था उसके आंसर क्वालिटी में कितना फ़र्क आ गया था। तो मैं क्या करती थी, जो 2 नंबर के क्वेश्चन होते हैं उसमें अपन को 3 से 4 लाइनें देते हैं। तो मेरा ये मोटिव रहता था, इनको 2 लाइन के क्वेश्चन है भले ही, लेकिन इनको पूरा भरना है। पर इस तरीके से नहीं करना। अगर आप उनको पूरा भरने में लग जाएंगे तो आपके जो 5 और 10 नंबर के आंसर्स है वो या तो छूटेंगे, या उनकी क्वालिटी खराब होगी, या आपकी आंसर की जो हैंड राइटिंग है वो खराब होगी। तो 2 नंबर में जैसे एग्जाम्पल लीजिए कि कोई 2 बुक्स पूछिए ऑथर की, तो आप उन 2 बुक्स के नेम, वहाँ पे साफ लिखा हुआ होता है नेम एनी 2 बुक्स ऑफ दिस ऑथर।
तो आपको बस उन किताबों के नाम लिखने हैं, उसमें डिस्क्राइब नहीं लिखा। इन शब्दों का मतलब होता है वर्णन कीजिए, नाम लिखिए। तो जब नाम लिखिए बोला है तो आपको उन 2 का ही नाम लिखना है। आप अगर उनका नाम लिख के उनके बारे में एक्सप्लेन करेंगे तब भी आपको 2 नंबर ही मिलेंगे, और जिस इंसान ने 2 नाम लिख के आगे अपना पेपर किया है उसको भी 2 नंबर मिलेंगे। तो अच्छा है आप अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बचाइए, जो इन्फॉर्मेशन पूछिए सिर्फ उतना ही लिखिए, और जो 5 नंबर और 10 नंबर के क्वेश्चन है उनकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने में ध्यान दीजिए। 2 नंबर के क्वेश्चंस के अंदर आपको ये पूरी पूरी लाइंस भी लिखने की जरूरत नहीं होती। जैसे आपसे पूछ लिए कि सैलिएंट फीचर्स बताओ राजस्थान, वेस्टर्न राजस्थान के 2 या 3, तो आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है द सैलिएंट फीचर्स ऑफ वेस्टर्न राजस्थान आर। इन लाइनों इतने, क्योंकि वर्ड लिमिट तो आपकी 20 वर्ड्स इसी में हो गई। इससे अच्छा है आप 1 2 3 3 जो भी 2-3 पॉइंट्स है उनको उसके अंदर लिख दीजिए, और कम से कम शब्दों में। जैसे घोसुंडी इंस्क्रिप्शन एक क्वेश्चन आया था 2016 में, तो उसको इस तरीके से लिखा था मैंने, फाउंडेड इन मेवाड़, फिर सेमी कॉलन समझते हैं ना, डॉट और कॉमा, फिर आगे लिख दिया कि टेल्स अबाउट प्रेजेंस ऑफ वैष्णविज्म इन राजस्थान। मतलब कम से कम शब्दों के अंदर उस इंफॉर्मेशन को देनी है। तो इससे क्या है, आपने अपनी पूरी इंफॉर्मेशन भी डिलीवर कर दी, लाइंस भी कम खर्च हुई, टाइम भी कम खर्च हुआ। फिर 5 और 10 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। इनके अंदर कोई भी सेट फॉर्मेट नहीं है कि आपको पैराग्राफ में लिखना है या फिर पॉइंटर्स में लिखना है। क्वेश्चन की जो अप्रोच है उसके अकॉर्डिंग लिखना है। जैसे पूछा आपसे नेचर ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857, अब इसके अंदर तो आप पॉइंट्स में लिख ही नहीं सकते। अभी आप जब पढ़ाई करेंगे ये सब टॉपिक्स आपके आएंगे, मैं अभी एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, तो इसके अंदर आप पॉइंट्स में नहीं लिख सकते, ये तो आप पैराग्राफ फॉर्म में लिखेंगे। लेकिन वहीं ये क्वेश्चन आता है कि आप बताइए बूंदी स्टाइल ऑफ पेंटिंग और किशनगढ़ स्टाइल ऑफ पेंटिंग, तो उसके अंदर अभी डिफ्रेंशिएट करने की बात कर रहा है, तो बीच में लाइन खींच के इधर बूंदी इधर किशनगढ़, और 1 2 3 4 5 जो भी पॉइंट्स आपको लगता है डिफ्रेंशिएट के वो लिख दीजिए। एग्जामिनर को कॉपी इस तरीके से परोसिए कि उसको दिखे साफ पॉइंटर्स की क्या क्या इन्होंने इंक्लूड, क्या क्या आंसर में लिखा है, और उनको भी आपको नंबर देने में आसानी हो। तो जैसे जैसे वो पॉइंट देख लेंगे कि हाँ ये सारे पॉइंट लिखे, आपको नंबर मिल जाएंगे। और जैसे क्वेश्चन आया आपके कि कोई सैलिएंट फीचर्स बताइए आहट सिविलाइजेशन के, तो उसके अंदर आपको फिर ये नहीं लिखना सैलिएंट फीचर्स ऑफ आहट सिविलाइजेशन आर। इससे अच्छा है आप 1 2 3 4 5 6 जितने भी पॉइंट आपको आते हैं वो लिखिए, ताकि आपकी लाइनें वेस्ट नहीं हो और आप इंफॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा डिलीवर कर पाए। वहाँ पे आप डबल पेन यूज़ मत कीजिएगा, क्योंकि सारे पेनों की राइटिंग उसके अंदर सेम कलर की आती है, क्योंकि ऑन स्क्रीन मार्किंग में आपकी कॉपी स्कैन होके जाती है, तो वो ब्लैक एंड वाइट ही रहेगी, भले ही आप पिंक से लिखिए, ब्लू से लिखिए। और आजकल तो इंस्ट्रक्शन भी होते हैं कि आप हाथ में पेन लेके जाते हैं, बॉक्स लेके नहीं जाते, और पेपर में इतना टाइम भी नहीं होता कि आप अलग अलग पेन यूज़ करें। इससे अच्छा है जो सेम पेन से लिख रहे हैं उससे जो भी कीवर्ड्स है आपके आंसर की, जो आप चाहते हैं कि उस पर एग्जामिनर का फोकस जाए, उनको आप डबल अंडरलाइन कर दीजिए। मैं उन वर्ड्स को, जैसे कोई एथिक्स का टॉपिक है, 5 कंपोनेंट्स ऑफ अ गुड सिविल सर्वेंट, एक अच्छा प्रशासक होने की 5 क्वालिटीज बताए, तो मैं लिख देती थी इंटेग्रिटी, है ना, उसकी ऑनेस्टी, इन सब चीज़ों को अंडरलाइन कर देती थी जब आंसर लिख रही होती थी पैराग्राफ फॉर्म में, ताकि वो ये 5-6 पॉइंट्स जो मैंने लिखे उस पर उनका विशेष ध्यान जाए चेक करते हुए। तो ये मेरी 5 नंबर की स्ट्रेटेजी रहती थी। जहाँ पे मैप की ज़रूरत है वहाँ मैप ज़रूर बनाए। जैसे कहीं पे पूछा है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स, फेरस मिनरल्स या फिर कुछ भी इस तरीके से, तो उसके अंदर आपको मैप ज़रूर बनाना है, क्योंकि आप मैप से अच्छे से दर्शा सकेंगे कि कहाँ पे क्या है। एक है 10 नंबर के क्वेश्चन। अब 10 नंबर के क्वेश्चंस की अप्रोच अलग अलग होती है। जहाँ पे बोलेंगे आपको आलोचनात्मक टिप्पणी कीजिए, क्रिटिकली एग्जामिन, क्रिटिकली इवेल्युएट। उसमें आपको उस चीज़ का पॉजिटिव एक्सपेक्ट दिखाना है, नेगेटिव दिखाना है। फिर कंक्लूजन आपका हमेशा एक पॉजिटिव एंड से खत्म होना चाहिए, ताकि आप एक आशावादी इंसान है वो उससे शो होगा कि आपका जो कंक्लूजन है वो हमेशा एक पॉजिटिव एंड से चालू हो। जैसे हमारे पे क्वेश्चन आया है कि भारत में महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए या फिर उनका पॉलिटिक्स में उनका योगदान बढ़ाने के लिए सुझाव दीजिए। तो उसके अंदर आपको पहले तो इंट्रोडक्शन देना है कोई भी करंट अफेयर के किसी टॉपिक से। जैसे मैं ऐसे लिखती थी इसमें आंसर कि अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट, कोई भी जो रिपोर्ट है, इतने % महिलाएं आर रिप्रेजेंटेटिंग इन पॉलिटिक्स। फिर ये 2-3 लाइनें इसमें लिखी इंट्रोडक्शन में। फिर लिखती थी मेजर्स टू इम्प्रूव देयर पार्टिसिपेशन आर, लिख दिए मैंने पॉइंट्स। फिर मैं बताती थी
कि इसके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, हर्डल्स, जिसके कारण ये नहीं हो पा रहा है। और जो कंक्लूजन होता था लास्ट में, वो 2 लाइन में ये लिखती थी कि जैसे गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी अच्छी स्कीम्स ला रखी है, पर जब तक सोसाइटी का इसके अंदर इक्वल कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, जब तक इसको अचीव करना मुश्किल होगा। अगर सोसाइटी का, या फिर ऐसे सोसाइटी का इसमें इक्वल कंट्रीब्यूशन हो, तो इसको हम बेहतर तरीके से अचीव कर पाएंगे। ताकि अपन ने गवर्नमेंट की स्कीम्स के बारे में बता दिया कि ऑलरेडी इस चीज़ पे काम हो रहा है, और इस चीज़ के लिए किस तरीके से करना है अपन ने अपने आंसर में भी बता दिया। तो आपको जैसे जैसे आपकी क्लासेस होगी, आपको बताएंगे कि अलग अलग शब्द की क्या इंपॉर्टेंस होती है। जैसे कमेंट आ गया, जैसे लिखा राजा राम मोहन रॉय वॉज प्रोजेनिटर, मतलब वो वेस्टर्निज्म के इंडिया के अंदर वो ही जो इंट्रोडक्शन जिन्होंने किया था वेस्टर्निज्म का, वो थे राजा राम मोहन रॉय। इस पे आया कमेंट। तो इसके अंदर क्वेश्चन वही है जो आप नोट्स के अंदर पढ़ते हैं। कई लोग कहते हैं कि हम नोट्स तो पढ़ लेते हैं, लेकिन जब पेपर आता है तो हम उस नॉलेज को पेपर पे उतार नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि डायरेक्ट क्वेश्चन आए कि डिस्कस दी कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ राजा राम मोहन रॉय, जैसे हमारे नोट्स में लिखे हुए। पर आरएस का पेपर है, एनालिटिकल माइंडसेट आपका चेक होता है, तो क्वेश्चंस का लेवल भी उसी तरीके से होता है जैसे यूपीएससी का होता है। तो इन्होंने पूछी वही बात है कि वो उन्होंने वेस्टर्निज्म लाया है, तो उनके अपन को कॉन्ट्रीब्यूशन लिखने हैं कि जिस कारण से हम ये मानते हैं कि वेस्टर्निज्म आया। तो लिखेंगे हम वही चीज़ कि सोशल कॉन्ट्रीब्यूशन, एजुकेशनल कॉन्ट्रीब्यूशन, कल्चरल कॉन्ट्रीब्यूशन, पॉइंट सारे वही आएंगे। उन्होंने सती प्रथा को खत्म किया, उन्होंने हिंदू कॉलेज की स्थापना की डेविड हर्क के, मतलब पॉइंट्स वही आएंगे सारे, लेकिन उनको लिखने का तरीका इस तरीके से हो जाएगा। तो क्वेश्चन को देख के उसकी अप्रोच समझिए कि उसके अंदर हमारे को क्या पॉइंट्स इंक्लूड करने हैं, क्या नहीं करने हैं। जैसे आया राणा सांगा के बलिए क्रिटिकली एग्जामिन द पर्सनैलिटी ऑफ राणा सांगा, तो हमें उनकी तारीफ से चालू करनी है लाइंस। फिर बीच में लिखेंगे परंतु वो खानवा के युद्ध में हारने के उनके यह कारण थे जिस कारण ये उनकी वीकनेसेस थी, ये बताने के बाद एंड हमेशा पॉजिटिव, कि भले ही ये सब कमियां रही हो परंतु भारतीय इतिहास में उनका नाम हमेशा अमर रहेगा। इस तरीके से एंड करेंगे। तो ये आप धीरे धीरे जितने आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करेंगे ना, उतना ज़्यादा इम्प्रूव होगा। एक तो आपको मेरे से ये कई लोग पूछ चुके हैं कि आप क्या सिर्फ नोट्स ही पढ़ती थी, सिर्फ नोट्स ही पढ़ती थे। नोट्स मोर देन सफिशियंट होते हैं, क्योंकि नोट्स के अंदर कई बुक्स के इतने टाइम का एक्सपीरियंस है हमारे फैकल्टीज़ का, तो वो आपको वही चीज़ें लिखवाते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है। मेरे जो प्री और मेंस के बीच में गैप था, वो अच्छा खासा टाइम था, तो मैंने ये चीज़ खुद ने भी एग्जामिन की थी कि जैसे मेरे नोट्स कवर हो गए थे बहुत अच्छी तरह से कई बार। तो उसके बाद में जब वो कंठस्थ हो गए, तो मैंने जो राजस्थान बोर्ड की किताबें थी 11वीं और 12वीं की, वो उठा के देखी। तो मोर और लेस सारा उसके अंदर कवर था। जो 2-3 पॉइंट्स नहीं थे वो मैंने लाल पेन से अपने नोट्स में इंक्लूड कर लिया। इसके अलावा मैं पॉलिटी में लक्ष्मीकांत पढ़ी थी, उसके अंदर भी कोई बहुत एक्स्ट्रा नहीं था। अगर लक्ष्मीकांत में डायरेक्ट पढ़ती तो शायद नहीं समझ पाती, पर नोट्स पहले यहाँ पे क्लासेस ले रखी थी, इसलिए लक्ष्मीकांत भी समझ में आई। तो आप अब अपने जो सोर्सेज है पढ़ाई के, उनको लिमिटेड रखिए, क्योंकि हम बात, मतलब ये मैंने फील किया ही, फोटोग्राफिक मेमोरी, ये टर्म सुनी है आपने? कोई भी चीज़ को अपन बार बार पढ़ते हैं तो वो चीज़ अपने दिमाग में छप जाती है। तो मैंने नोट्स का इतनी बार रिवीजन कर लिया था कि मुझे ये पता था कि ये पेज पलटने पे लेफ्ट हैंड साइड पे आर्ट सिविलाइजेशन का फर्स्ट पॉइंट ये वर्ड होगा। तो जैसे क्वेश्चन आया था आरएस 2018 में आर्ट सिविलाइजेशन का, तो वो चीज़ मेरे दिमाग में छपी हुई थी, तो मैंने यूं की यूं उसको पेपर पे उतार दी। वहीं अगर मैं अलग अलग बुक से पढ़ती तो मैं कंफ्यूज हो जाती कहाँ पे मैंने कौन सा पॉइंट पढ़ा था। एग्जाम के अंदर जब जाते हैं ऑलरेडी बहुत स्ट्रेस होता है हमारा, और उसके टाइम हम ये सोचने में भी टाइम वेस्ट कर दें कि इसमें क्या क्या पॉइंट आएंगे, तो पेपर छूटने की संभावना ज़्यादा रहती है। एक मैं सजेशन दूंगी कि आप जब भी पेपर देना तो पहले क्वेश्चन को पढ़िए। यहाँ पे भी टेस्ट देंगे, तो ये आदत आपको अभी से डेवलप करनी है, जो चीज़ मेरी बहुत लेट डेवलप हुई। पहले क्वेश्चन को 1 मिनट दीजिए, पढ़िए कि वो क्या कहना चाह रहा है, उसके अंदर क्या क्या पॉइंट्स मुझे इंक्लूड करने हैं। क्योंकि आप वहाँ पे लिख के काटेंगे तो इससे पता चलता है कि आप एक कंफ्यूज कैंडिडेट है, आपको नहीं पता, और वहाँ पे इतनी लाइन्स भी नहीं होती यूपीएससी की तरह कि आपको एक ब्लैंक पेज दे दिया जिसमें काट के आप अफोर्ड कर सकते हैं नीचे लिखना। वहाँ पे आपको 4 लाइनें देंगे या 8 लाइनें देंगे 5 नंबर के क्वेश्चन में। अगर आपने 4 लाइनें काट ली तो आपने खुद ने रास्ता रोक लिया अपना। 4 लाइनों में आपको अपना पूरा आंसर लिखना है। तो इससे बेटर है कि 1 मिनट सोचिए उस क्वेश्चन में क्या लिखना है। ये हैबिट जब आप अभी से डेवलप करेंगे तो आपके आंसर की क्वालिटी भी इंप्रूव होगी और आपकी जो आंसर लिखने की स्पीड है वो भी इंप्रूव होगी, क्योंकि आप कंफ्यूज नहीं होगी आंसर लिखते हुए कि क्या पॉइंट्स इंक्लूड करें क्या नहीं। अब क्वेश्चन की अप्रोच समझिएगा। जैसे एक यहाँ पे टेस्ट में क्वेश्चन आया था डेलीगेशन ऑफ पावर, कि व्हाट इज डेलीगेशन ऑफ पावर, डिफरेंशिएट बिटवीन डिसेंट्रलाइजेशन एंड डेलीगेशन ऑफ पावर।
तो जो कैंडिडेट था, जो कॉपी में देख रही थी, उसने 4 लाइनें तो डेलीगेशन ऑफ पावर लिखने में निकाल दी, 4-5 लाइनें, और फिर जब वो 2-3 लाइनें बची उसमें उसने उसका डिफ्रेंसिएशन लिखा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नहीं होता। क्वेश्चन को आप समझिए कि जब 2 पार्ट में क्वेश्चन पूछा है तो इसकी जो नंबरिंग होगी वो भी 2 पार्ट में डिवाइड होगी। 2.5 के अंदर वो होगा और 2.5 में दूसरा होगा, या फिर 2 में पहला होगा डेफिनेशन और 3 के अंदर डिफ्रेंसिएशन होगा। तो उसी अकॉर्डिंग आप लाइन्स को डिवाइड कीजिए, क्योंकि अब उसने डेफिनेशन पूरी लिखी तो उसको 2 में से 1.5 मिल गया तब भी, लेकिन जो नीचे उसने 2.5 के अंदर से कम लिखा है तो उसको आधा नंबर ही मिलेगा। तो कहाँ तो उसको 2 नंबर मिले, और अगर वो पूरा पूरा डिवाइड करके अगर 1.5 नंबर भी उसको मिलते तो 3 नंबर, आधा आधे एक एक नंबर का इसके अंदर लड़ाई रहती है। मतलब मुझे याद है RS 2016 के अंदर मेरी 211 रैंक थी, और मेरे जो मार्क्स थे वो सेम मार्क्स 4 जनों के और थे, और डेट ऑफ बर्थ मेरी सबसे कम होने के कारण मेरी रैंक सबसे पीछे थी, और राजस्थान अकाउंट सर्विसेज में मुझे लास्ट पोजीशन मिली थी, वरना मुझे उसके बाद वाले प्रायोरिटी मिलती। तो आधे आधे नंबर की लड़ाई होती है वहाँ पे, सेम नंबर पे भी इतनी रैंक्स मिलती है। तो जितने भी आप नंबर चुरा सके पेपर में उतने नंबर चुराइए, जहाँ से भी आपको कोई भी पॉइंट, किसी भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है पेपर के अंदर। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है 2 नंबर के क्वेश्चन में आप तुक्के मारे, क्योंकि उससे आपकी सिंसेरिटी शो होती है। वही लिखिए जो आपको लगता है कि 2 नंबर के क्वेश्चंस में कि सही है। 5 और 10 नंबर के क्वेश्चंस में कोशिश कीजिए कि अगर उसके आसपास का भी कुछ आता है तो आप लिखें, उसको ब्लैंक मत छोड़िए। तो ये मैं अपनी जो मेंस की मेरी स्ट्रेटेजी थी वो ये थी। एक बात मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगी, फोर्थ पेपर सबसे ज़्यादा स्कोरिंग जो होता है वो फोर्थ पेपर होता है। उसके अंदर आप जितने ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर पाएंगे उतना ज़्यादा आपकी रैंक इम्प्रूवमेंट होगी, क्योंकि फोर्थ पेपर में ज़्यादातर कैंडिडेट्स 100 अबव सिक्योर करना आसान होता है, और स्मार्ट स्टडी भी इसे ही कहते हैं। एक तो 80 नंबर की आपकी हिस्ट्री है, जिसके अंदर वर्ल्ड हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री में भी एंशियंट, मेडाइवल, मॉडर्न, राजस्थान हिस्ट्री, इतना सारा आ रहा है। और एक आपकी 120 की हिंदी है, जिसके अंदर 50 की तो सीधी सीधी ग्रामर है, जिसमें फुल आउट ऑफ फुल लोगों के नंबर आते हैं, और बाकी की आपकी कॉम्प्रिहेंशन है, जिसके अंदर फॉर्मेटिंग के भी नंबर होते हैं। जैसे निविदा आया, तो निविदा का अगर आपने फॉर्मेट लिखा है और अंदर आपने इंफॉर्मेशन गलत लिखी है तो आपको फॉर्मेट के तो नंबर मिलेंगे ही मिलेंगे। तो ये बहुत स्कोरिंग है, कहाँ पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है कहाँ पे नहीं, ये आप खुद ध्यान दीजिएगा एग्जाम के अंदर। क्यों, जैसे फोर्थ पेपर आपका स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि जैसे ग्रामर आप अच्छे से कर लीजिए 50 नंबर की, क्योंकि इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स ये कहते हैं मेरी हिंदी कमज़ोर है, और हिंदी वाले कहते हैं मेरी इंग्लिश कमज़ोर है। तो ये तो दोनों के बराबर चीज़ें। इनफैक्ट मैं तो ये मानती हूँ, मैं इंग्लिश मीडियम की हूँ, कि मेरे इंग्लिश मीडियम होते हुए भी मेरी इंग्लिश ग्रामर अच्छी नहीं थी। क्यों? क्योंकि मैं एक ओवर कॉन्फिडेंस में थी कि मेरी तो ग्रामर अच्छी होगी, और इस कारण मैंने गलतियाँ की। और हिंदी ग्रामर में क्या होता है, हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स होते हैं वो इंग्लिश ग्रामर पे बहुत मेहनत करते हैं, तो उनकी ग्रामर के अंदर गलतियाँ कम से कम होती हैं। तो आप अपने ये फोर्थ पेपर को स्ट्रॉन्ग कीजिए, ग्रामर पोर्शन को, कॉम्प्रहेंशन को स्ट्रॉन्ग कीजिए। और जो आपको यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है, आपको फैकल्टीज भी कहेगी, जैसे आज जो आपको नोट्स पढ़ाए उनका घर जाके रिवीजन कर लीजिए, फिर कल जो आपको पढ़ाया जाएगा आपको उसका रिवीजन करना है, प्लस जो पहले दिन पढ़ाया गया था उसका रिवीजन करना है, परसों उस दिन का और पिछले 2 दिन का। तो आप ये खुद देखेंगे कि कैसे आपके जो पहले के दिनों का रिवीजन था उसका टाइम जहाँ आधा घंटा लगता था 15 मिनट लगने लग जाएंगे, और वो चीज़ें आपके माइंड के अंदर छपने लग जाएगी, क्योंकि आपने उसका इतनी बार रिवीजन कर लिया। और टेस्ट कभी भी स्किप नहीं करना, क्योंकि टेस्ट से हमारे को एक टारगेट मिलता है। मैं क्या करती थी, जैसे अब की बार मान लीजिए ज्योग्राफी का टेस्ट है, मैं हिस्ट्री पढ़ती रहती थी अपनी धुन के अंदर, लेकिन उससे क्या होता था 16 के अंदर मेरे को ये फील हुआ कि मैं ये चीज़ें बहुत ज़्यादा करती थी, कि जो टेस्ट नहीं है उसके अलावा पढ़ना, और ये सोचना अगली बार टेस्ट दे दूंगी, वो अगली बार कभी भी नहीं आता। जो है वो यही टाइम है, आपको जो सब्जेक्ट बोला है आप उसकी तैयारी करो। और 18 में मैंने बिल्कुल क्रमबद्ध तरीके से चली थी, कि जैसे टेस्ट होते थे वैसे देती थी। इतनी बार मल्टीपल रिविजन्स हो गए थे, क्योंकि मेरे को पता होता था कि मंडे को टेस्ट है, मुझे मंडे को इस चीज़ को तैयार करना है पूरा का पूरा। टेस्ट में आपकी शुरुआत में कम नंबर भी आए तो बिल्कुल हताश मत होइएगा, क्योंकि मेरे भी शुरुआत में 60-70 नंबर आते थे और रैंक तो बताने लायक ही नहीं है। लेकिन जैसे जैसे मैंने इम्प्रूवमेंट किया, आप अपने आंसर की क्वालिटी में जो पहले दिन लिखते थे और जो आखिरी दिन लिखते थे, आप खुद फील करेंगे कि कितना इम्प्रूवमेंट है। क्यों हुआ वो इम्प्रूवमेंट? कहते हैं ना, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रस्सी आवत जात के सिल पर पड़त निशान। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट।
जितनी प्रैक्टिस करेंगे आंसर राइटिंग के, आपकी राइटिंग सुधरेगी। एक क्या करते हैं शुरुआत में तो मोती जैसे अक्षर बनाते हैं और लास्ट में घास काटते हैं, तो एक जैसी हैंडराइटिंग बनेगी। जब आप पेपर बार बार देंगे, एक बार छूटेगा, दो बार छूटेगा, तीसरी बार तो आपकी इंप्रूव होगी हैंडराइटिंग। अभी जो 18 के अंदर पेपर हुए थे तो फर्स्ट और फोर्थ पेपर कई लोगों का छूटा था रूम में। मैंने खुद ने देखा था कि कई लोग कह रहे थे कि एक क्वेश्चन बच गया सर, करने दीजिए। लेकिन मेरे सारे पेपर 5 से 7 मिनट पहले हो गए थे, भले ही कितने ही लेंदी हो। वो इसी कारण था क्योंकि मैंने इतने टेस्ट दे लिए थे, यहाँ पे मेरे टेस्ट में पेपर छूटते थे। लेकिन वो करते करते इतनी प्रैक्टिस हो गई थी कि मेरी स्पीड, पेन रुकता ही नहीं था। क्वेश्चन देखती थी, 1 मिनट सोचती थी क्या लिखना है, तो काटापीटी की चांसेस ही नहीं रहती थी क्योंकि पता होता था इसमें क्या लिखना है, और उस अकॉर्डिंग अपना पेपर करती थी। तो आप टेस्ट दीजिए, और यहाँ पे आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग फैकल्टीज भी लगी हुई है। अगर आप डेली बेसिस पे लिख के भी उनसे चेक कराते हैं तो वो आपको डेली आपकी गलतियां बताएंगे कि इसके अंदर आप ये पॉइंट इंक्लूड कर सकते थे, इसके अंदर ये चीज़ आपकी अच्छी है। तो आप मोटिवेट होगे टेस्ट में, और आप खुद से कंपटीशन रखिए। कभी ये नहीं कि एक वो होता है ना क्रिटिसिज्म, कि इसकी रैंक इतनी अच्छी आई है, मेरी तो इतनी अच्छी नहीं आई। नहीं, खुद की, कि आज मेरी 78th रैंक आई है, तो अगली बार मेरी 58th रैंक आई है और मार्क्स इंप्रूव हुए, 70 से मेरे अगर 75 भी हुए तो मेरे में इंप्रूवमेंट है। 5 नंबर का भी इंप्रूवमेंट बहुत बड़ी चीज़ है। ऐसे धीरे धीरे आप इंप्रूव करते जाइए, कभी हताश मत होइएगा। मैं फिर कह रही हूँ, जर्नी लंबी है, 3 फेजेस में पेपर होता है। कई बार लगेगा कि इसको हम क्विट कर दें, लेकिन क्विट मत कीजिएगा। मैंने 2013 में ग्रेजुएशन की थी और 2021 में मैं आरएस, प्रॉपर आरएस बनी हूँ। तो ये आपकी जो पेशेंस है, आपकी परसिवियरेंस है, उस चीज़ का टेस्ट है। इसके अंदर जितना आप टिके रहेंगे लंबा, उतने आपके चांसेस बढ़ जाएंगे। जितना जल्दी गिव अप करेंगे, आपके लिए मतलब आप खुद के लिए रास्ते बंद करेंगे। सोच हमेशा बड़ी रखिएगा। हमारे दिलीप सर हमेशा कहते हैं, असफलता अपराध नहीं है, परंतु छोटी सोच रखना अपराध है। हमेशा बड़ा सोचना है। मैं हमेशा ये सोचती थी जब पढ़ाई करती थी कि मुझे टॉप 5 में आना है, तो मैं 5th रैंक आ गई। तो मैं अब ये सोचती थी, जब सिलेक्शन हुआ तो मैं मेरे भाई बहन से बात करती थी, मैं कहा मैं काश ये सोचती कि मैं टॉप करूंगी, तो क्या पता मेरी फर्स्ट रैंक ही आ जाती। तो आप जो चीज़ पॉजिटिव अपने आप को बार बार बोलेंगे, वही चीज़ आपकी वापस से एनवायरनमेंट से, यूनिवर्स से रिफ्लेक्ट होके आएगी। पर इसका ये मतलब नहीं है कि आप बैठे बैठे बस यही बोलते रहे, आपको मेहनत करनी पड़ेगी उसके लिए। 100% जब आप पढ़ेंगे ना, जब वो चीज़ होगी, 100% आपकी मेहनत होगी, जब वो चीज़ रिफ्लेक्ट होके आएगी। तो अपनी मेहनत में कोई कसर मत छोड़िए। जो भी डाउट्स हो आपको रेगुलर बेसिस पे पूछिए। यहाँ पे क्लासेस आपको कई बार लगेगा कि इतनी बैठने की कैपेसिटी नहीं होगी, पर जो इसका जो आपका आउटकम है इस एग्जाम का, वो मैं आज आपको बता सकती हूँ, क्योंकि कभी मैं भी वहाँ बैठती थी और आज यहाँ पे हूँ। लाइफ बिल्कुल चेंज हो गई है, बिल्कुल अपसाइड डाउन हो गई है लाइफ। सब चीज़ें बिल्कुल बदल गई है एकदम से। सेलिब्रिटी जैसे बोलते हैं ना, पेरेंट्स का इतना रिस्पेक्ट में, मतलब पापा मम्मी इतना खुश हुए जब मेरा रिजल्ट आया। जब रिजल्ट आया था, मतलब 11:45 बज रहे थे, तो मैं इतना जोर से, मतलब उस टाइम चिल्लाई कि सिलेक्शन हो गया। क्योंकि हम क्या करते हैं, रिजल्ट आता है जब एक बंद कमरे में जाके रिजल्ट देखते हैं कि सही आया होगा तो बताएंगे, और नहीं आया होगा तो कल परसों बता देंगे, या फिर जब आएगा पेपर में जब बता देंगे। रिजल्ट पॉजिटिव था, तो फिर मैंने बताया, टीवी चलाया तो उस पर आ रहा था वर्षा, जयपुर की वर्षा शर्मा ने हासिल की 5th रैंक। तो उस टाइम मैं बता नहीं सकती, रोंगटे खड़े हो गए थे ये चीज़, क्योंकि जो मेरे इतने सालों की तपस्या थी वो चीज़ सफल हुई थी। 13 से 21 तक बीइंग अ गर्ल तैयारी करना बहुत बहुत बड़ी बात होती है। पर इसमें मेरे पेरेंट्स ने मुझे सपोर्ट किया, और वो क्यों किया, क्योंकि उन्होंने देखा कि अगली मतलब मैं मेहनत कर रही हूँ, मेरी मेहनत को उन्होंने आगे उस चीज़ को रिकॉग्नाइज किया। अगर मैं मेहनत ही नहीं करी होती, माँ बाप से अपन कुछ नहीं छुपा सकते, उनको पता है हमारी बच्ची मेहनत कर रही है या नहीं कर रही। और मुझे ये पता था, अगर आज इतने सालों के बाद, मेरे को पहले ये ताने भी मिलते थे रिश्तेदारों के, कब तक पढ़ती रहेगी, इतने साल निकाल दिए, इससे अच्छा था मेरे प्लेसमेंट हो गया था कॉलेज के अंदर ही, तो बोले वही ज्वाइन कर लेती, तेरी सैलरी बढ़ जाती। पर मुझे ये पता था कि इन लोगों के लिए मैं नहीं पढ़ रही हूँ, मैं मेरे पेरेंट्स के लिए पढ़ रही हूँ, जिन्होंने मुझ पर विश्वास जताया है। क्योंकि वो लोग तो, आज उनकी बातें बदल गई, वो तो ये कहते थे हमें तो पता था, तू आरएस क्या, तू आईएएस देती, तू तो वो भी निकाल लेती। तो लोग तो बदलेंगे। आज आप जाके पढ़ाई कर रहे होंगे और चाय की थड़ी पे बैठे होंगे ना, और सिलेक्शन नहीं होगा, तो रिश्तेदार बोलेंगे मैं देखता था चाय की थड़ी पे बैठ के गप्पे मारता था। लेकिन अगर आपका सिलेक्शन हो गया, तो वही रिश्तेदार बोलेंगे मैं देखता था चाय की थड़ी पे बैठ के भी डिस्कस करता रहता था पेपर। तो लोग लोग तो हमेशा चेंज होते रहेंगे। हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे हमारे पेरेंट्स के लिए और खुद के लिए। हमारे पेरेंट्स ने हमें विश्वास दिखाया है। वो, मतलब मैं ये मानती हूँ यहाँ पे सब मध्यम वर्गीय परिवार से ही होंगे,
मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली से ही हूँ। तो हमारे पेरेंट्स कितने मुश्किल से वो पैसे हमारे लिए जोड़ते हैं और हम पे विश्वास करके यहाँ पे हमें भेजते हैं। तो आप सोचिए वो अपनी कितनी इच्छाओं को दबा के यहाँ भेजते होंगे। पर जब आपका सिलेक्शन होता है ना, तो ये आपका कितना, मेरा भले इतना लंबे साल का स्ट्रगल हुआ, मैं सब भूल गई। क्यों भूल गई? क्योंकि वो लास्ट में पे ऑफ हो गया। मेरा इंटरव्यू लेने आए सुबह जब मीडिया वाले, तो मतलब पेरेंट्स की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो खुशी के, मतलब वो गर्व के आंसू थे कि उनके उन्हें ये सपना पूरा हुआ। वो मैं चाहती हूँ ये खुशी आप लोग भी ये फील करें, ताकि आप में भी एक जज्बा रहे कि हाँ, मुझे भी ये ड्रीम देखना है और अपने पेरेंट्स के लिए और खुद के लिए सच करना है। और यहाँ पे ओटीएस में आने के बाद, फील्ड में आने के बाद जो रिस्पेक्ट है, खासकर अब डिसीजन मेकिंग, मेरे घर के अंदर अब मेरी डिसीजन, मेरे से पूछा जाता है अच्छा वर्षा बता तेरी क्या राय है, तो कितना रोल रिवर्सल हुआ है मेरा। तो आप लोगों को भी, और कभी अब एज, इसके अंदर कई लोग मुझे कहते हैं कि हम तैयारी करते करते थक गए, दूसरा एग्जाम दे दे क्या। तो देखिए इसमें हर की परिस्थिति अलग अलग होती है। एक जने ने मुझसे भी पूछा था 2-3 दिन पहले कि मैं डिप्रेशन के अंदर हूँ, क्योंकि मेरी पारिवारिक स्थिति बहुत ख़राब है और अगर मैंने जॉब नहीं की तो मैं पढ़ाई नहीं कर पाऊंगा। तो सबसे पहले ज़रूरी है मेंटल हेल्थ। अगर आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी है तभी आप पढ़ाई कर पाएंगे, क्योंकि ये एग्ज़ाम आपका जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे उसमें आपका स्ट्रेस, ऊपर से ये स्ट्रेस की परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये डबल स्ट्रेस हर कोई नहीं झेल पाता। इससे अगर आपकी कंडीशन है तो आप जॉब कीजिए। जॉब के साथ भी कई लोग तैयार एग्जाम में सेलेक्ट हुए हैं। मेरे कितने बैचमेट्स हैं जो आरपीएस से बने हैं, कांस्टेबल से बने हैं, एसआई से बने हैं, बैंकिंग से बने हैं, जयपुर मेट्रो में जॉब करते करते बने हैं। तो मेहनत का कोई पर्याय नहीं है। अगर आप मेहनत, थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगेंगे, ये मैं मानती हूँ, पर ये देखिए कि क्या वो जो कैंडिडेट है, जो फ्रेशर है, वो क्या पूरे दिन ही पढ़ता है क्या? वो भी अपने टाइम वेस्ट करता ही है ना। आपके पास में तो एक ये एडेड एडवांटेज है कि आप सिक्योर है, आपकी जॉब है, अब आपको बेस्ट के लिए मेहनत करनी है। तो और एग्जाम्स का कई पूछते कि जैसे ये तैयारी कर रहा हूँ तो मैं बीच में ऐसा ही दे सकता हूँ क्या, या वो पटवारी, तो सिलेबस तो सबका मोर और लेस सेम ही है, पर आपके टारगेट की बात है। मैंने कोई और एग्जाम नहीं दिया, क्या पता कोई और देती तो मेरी जॉब लग जाती, पर ये भी तो हो सकता है कि मैं उससे निश्चिंत हो जाती और पढ़ाई नहीं करती। तो ये आप अपने पर्सनल, आपकी खुद की सिचुएशन के अकॉर्डिंग देखिए कि कौन सी चीज़ आपके लिए सही है। आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहेंगे? एक सेकंड। हेलो मैम। मैम, नोट्स खुद को बनाने चाहिए या फिर प्रिंटेड नोट्स? पूछिए आप। हाँ। मैम, खुद को नोट्स बनाने चाहिए या प्रिंटेड नोट्स से पढ़ना चाहिए? यहाँ पे आपको नोट्स लिखाए जाएंगे, एक एक चीज, और जो खुद का लिखा हुआ होता है ना, वो हमेशा याद रहता है बजाय प्रिंटेड नोट्स के, क्योंकि प्रिंटेड नोट्स तो बुक्स भी होती है, पर जो अपन अपने हाथ से लिखते हैं वो चीज अपन कभी नहीं भूलते। और मैम, करंट अफेयर 2 महीने का पढ़ना चाहिए या 6 महीने या एक हर साल का, साल वाइज? प्री के अंदर जो करंट अफेयर्स आते हैं वो पास्ट 1 ईयर के आते हैं, पर आप उस चीज की भी टेंशन मत लीजिए, आपको पूरा कंपाइलेशन मिलेगा, उसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चंस उसमें से आ जाएंगे, शॉर्ट नोट्स, मोर और लेस। शॉर्ट नोट्स कैसे बनाए मैम? शॉर्ट नोट, नोट्स के नोट्स क्या बनाएंगे आप? यहाँ पे आपको ऑलरेडी नोट्स लिखाएंगे ना। तो नोट्स के नोट्स नहीं बनाने, क्योंकि इसमें बहुत टाइम वेस्ट होगा, इससे अच्छा है वो नोट्स का रिवीजन कीजिए बार बार। ओके मैम, एक सेकंड। हेलो। मैंने जब भी मैडम जी, हेलो, हाँ, जब भी मैंने एग्जाम दिया वो नेगेटिव हो जाते कुछ। नेगेटिव मार्किंग? हाँ। तो मैं नेगेटिव मार्किंग का ही कह रही हूँ कि हम क्या करते हैं, हमारे को ऐसा लगता है हमारे 70 क्वेश्चन हुए और सब लोग कह रहे थे कम से कम 92 तो अटेंड करना ही है ना क्वेश्चंस। उस चीज में हमारी नेगेटिव होती है कि हमें आ रहे नहीं होते, तो भी जबरदस्ती वो संख्या बढ़ाने के लिए हम करते रहते हैं, और वो नेगेटिव मार्किंग होती है। तो कम से कम वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने जो जिसका आपको आइडिया नहीं हो।